ओके, हमने अपने पर्यावरण की इसी कड़ी में पिछली लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि हमारा जो वायुमंडल है उसका क्या स्टेटस है। तो पृथ्वी के चारों ओर वायु का जो आवरण है वो उस वायुमंडल के बारे में हमने पूरी जानकारी प्राप्त की थी। हम आपके नोट्स के अनुसार अगले बिंदु पर बढ़ते हैं। अगला बिंदु है हमारे भूपटल के 71% भाग पर जल है। यह जलीय भाग जलमंडल कहलाता है। तो वायुमंडल के बाद में हमारा अगला जो डिस्कशन का विषय है वह है जलमंडल। जलमंडल हाइड्रोस्फीयर, जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोस्फीयर है, जलमंडल है। जलमंडल में हम लोग जानते हैं कि हमारी पृथ्वी के 71% भाग पर जल है। 71% भाग जल का है और बचा हुआ 29% भाग है जो स्थल है, जहां पर वनस्पति जीव जंतु निवास करते हैं अपना आवास बनाकर। अब आगे अगर जलमंडल की बात करें, 71% भाग पर जल है, तो ये जल कहां पर है, किस रूप में है, ये हमसे कभी कभी पूछा जाता है। तो बहुत सिंपल सी बात है कि जो जल है जिसे मैं 71% कह रहा हूं, उसका मैक्सिमम जो भाग है 71% का, वह महासागरों में है। महासागरों में सबसे बड़ा प्रतिशत है जल का। आप लोग जानते हैं कि दुनिया में कुछ महासागर, बहुत बड़े बड़े महासागर हैं, उनके नाम आप लोग जानिएगा। दुनिया का सबसे बड़ा महासागर है, उसे हम कहते हैं प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर, जिसे हम पैसिफिक ओशियन के नाम से जानते हैं। और दूसरा जो महासागर है वो है अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर। और तीसरा जो महासागर है वो है हिंद महासागर। हिंद महासागर। चौथा जो महासागर है वह है आर्कटिक महासागर। आर्कटिक महासागर। सामान्य तौर पर पूरी पृथ्वी पर 4 महासागरों की उपस्थिति बताई जाती है। पहला है प्रशांत महासागर। अगर आप नक्शे में, विश्व के नक्शे में ध्यान पूर्वक देखेंगे तो दुनिया का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशियन आपको नजर आएगा। अगर आप नक्शे में देखने जाएंगे तो जो नॉर्थ अमेरिका है और जो साउथ अमेरिका है, उसके पश्चिम में आपको प्रशांत महासागर नजर आएगा। अगर आप एशिया का मानचित्र देखने जाएंगे तो एशिया के पूर्व में आपको प्रशांत महासागर नजर आएगा। तो ये जो प्रशांत महासागर है दुनिया का सबसे बड़ा महासागर है। दूसरा आपका अटलांटिक महासागर है, जिसे बंद महासागर भी कहते हैं या एस आकार का महासागर भी कहते हैं। एस आकार का महासागर भी कहते हैं क्योंकि इसकी बनावट एस की जैसी है। और ये जो एस महासागर है, अटलांटिक महासागर है, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। इस महासागर की स्थिति को मानचित्र में अगर आप देखेंगे तो इसके एक तरफ उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका है, तो दूसरी ओर यूरोप महाद्वीप है और अफ्रीका महाद्वीप है। ये 4 महाद्वीपों से घिरा हुआ है अटलांटिक महासागर। तीसरा महासागर है, तीसरा सबसे बड़ा महासागर है, वह है हिंद महासागर, जिसे हम इंडियन ओशियन के नाम से जानते हैं। ये जो इंडियन ओशियन है, ये हमारे भारत के नाम पर, हिंदुस्तान के नाम पर इसका नामकरण किया गया है। दुनिया का एकमात्र महासागर है
जिसका नामकरण किसी देश के नाम पर किया गया है, और वो है हिंद महासागर। तो जैसे हिंद महासागर की अगर मानचित्र स्थिति देखी जाएगी तो हिंदुस्तान के नीचे लगा हुआ महासागर है। चौथा महासागर है वो है आर्कटिक महासागर। ये उत्तरी गोलार्ध में है। पूरी दुनिया जो उत्तरी दुनिया है, उत्तर दिशा वाली जो दुनिया है, जहां यूरोप महाद्वीप है, उसके उत्तर में आपका आर्कटिक महासागर है। तो इस प्रकार से ये 4 महासागर हैं और बहुत बड़े महासागर हैं। पानी की जो मैक्सिमम मात्रा है, वाटर की जो मैक्सिमम क्वांटिटी है, वो इन्हीं महासागरों में सिमटी हुई है। तो ये तो हमारे जल के सबसे बड़े स्रोत हैं इस पृथ्वी पर। लेकिन क्या सिर्फ यहीं पर जल है? तो ऐसा नहीं है। इसके अलावा ये जल महासागरों के अलावा झील में भी है, नदी में भी है, और आपका भूजल के रूप में भी है, आपका आर्द्रता के रूप में भी है, आर्द्रता के रूप में भी है, यानी विभिन्न स्वरूपों में ये जल उपस्थित है। मैक्सिमम जल ये है। भूजल जो है, इससे हम ग्राउंड वाटर कहते हैं, यह हमारा पीने योग्य जल माना जाता है, और इसका जो परसेंटेज है वो लगभग 1% है। लगभग 1% भाग है जो पीने योग्य है। बाकी 99% जो जल है वो पीने योग्य नहीं है। इसीलिए इतना सारा पानी होते हुए भी पानी के लिए जिद्दोजहद होती है। पूरी दुनिया पानी बचाओ आंदोलन कर रही है। संभावना है कि आगे चलकर पीने का जो पानी है, फ्रेश वाटर, ड्रिंकिंग वाटर है, उसकी कमी आएगी, क्योंकि वो पानी हमारे पास ज्यादा नहीं है। और ये जो जल है ये बहुत बड़ा हिस्सा है, कभी कमी नहीं आने वाली इसकी, पर वो हमारे यूज का नहीं है, पीने योग्य नहीं है। इसीलिए हमें इस पानी को बचाने की जरूरत है। सरकार इसके लिए बहुत सारी योजनाएं लाती है। पानी बचाओ, है ना, वाटर बचाओ, वाटर कंजर्वेशन के नाम से, मिनी वाटर कंजर्वेशन के नाम से तमाम ऐसी योजनाएं सरकार लेके आती है जिनसे हमें इस पानी को बचाना है। के माध्यम से आगे बढ़ते हैं। अगला बिंदु है मानव अपनी शक्तियों और क्रियाकलापों से प्राकृतिक पर्यावरण में परिवर्तन कर जिस नवीन पर्यावरण का निर्माण करता है उसे मानव निर्मित या सांस्कृतिक पर्यावरण कहते हैं। पूर्व में हमने आपको बताया था कि पर्यावरण को हमने बेसिकली 2 भागों में बांटा था, 2-3 भागों में। उसमें एक भौतिक पर्यावरण था जिसे हम प्राकृतिक पर्यावरण कह रहे थे, और दूसरा मानव निर्मित पर्यावरण कह रहे थे, और उसी को हम सांस्कृतिक पर्यावरण कह रहे थे। तो मानव निर्मित पर्यावरण है कि जो मनुष्य के द्वारा बनाया गया है। जैसे मान लीजिए ये घर है, ये मनुष्य के द्वारा बनाया गया है, और यहाँ का जो परिवेश है वो मानव निर्मित पर्यावरण कहलाएगा। जैसे हम मानव ने ही संबंधों को विकसित किया है। हमारे जो आपसी रिलेशनशिप है, हमारे त्योहार हैं, हमारे उत्सव हैं, ये सब मानव निर्मित हैं। इसीलिए ये सब मानव निर्मित या सांस्कृतिक पर्यावरण के हिस्से हैं। सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण या सामाजिक पर्यावरण मानव द्वारा निर्मित भूदृश्य परिदृश्य होता है, जिसके अंदर ये सब चीजें आती हैं जो मानव ने बनाई हैं। जैसे आवास है, आवागमन के साधन है, सिंचाई के साधन है, पेयजल के साधन है, परिवहन वगैरह वगैरह, ये सारे श्रम विभाजन, खेत, मील, दुकानें, कारखाने, बैंक, बीमा संस्थान, साहित्य, वानिकी, राजनीति, सब कुछ ये मानव निर्मित है, सांस्कृतिक पर्यावरण का हिस्सा है। तो याद रखिएगा, आपसे ये प्रश्न पूछा जाता है कि बताइए इनमें से क्या है जिसे हम सांस्कृतिक पर्यावरण के अंतर्गत रख सकते हैं। मान लो ऑप्शन में आ गया साहित्य, तो क्या साहित्य सांस्कृतिक पर्यावरण का हिस्सा है? तो आप कहेंगे यस। अगर ऑप्शन में आता है वानिकी, यस, वानिकी भी। देखिए, वन और वानिकी दोनों में अंतर है। वन मनुष्य के द्वारा नहीं लगाए जा सकते, वो भौतिक पर्यावरण है, प्राकृतिक पर्यावरण है। लेकिन वानिकी, जिसमें हम उद्यान लगाते हैं, जिसमें हम पौधारोपण करते हैं, वो वानिकी है।
हम लोग अपने बगीचे में पेड़ पौधों की कटिंग करते हैं, नए पौधे लगाते हैं, उनकी देखभाल करते हैं, उनकी सिंचाई करते हैं, तो वो वानिकी है। तो वानिकी मानव निर्मित है, यानी सांस्कृतिक पर्यावरण का हिस्सा है। लेकिन वन अगर आ गया, वानिकी और वन ध्यान रखना है, अगर वन आ गया तो वो प्राकृतिक पर्यावरण का हिस्सा है। राजनीतिक संस्थाएं क्या सांस्कृतिक पर्यावरण का हिस्सा है? तो हम कहेंगे यस, राजनीतिक संस्थाएं, बैंक, कारखाने, ये सभी सांस्कृतिक पर्यावरण का हिस्सा है। तो ऐसे ही आपसे कोड करके पूछा जाता है कि क्या ये मानव निर्मित पर्यावरण का हिस्सा है या प्राकृतिक पर्यावरण का हिस्सा है, भौतिक पर्यावरण का हिस्सा है या सांस्कृतिक पर्यावरण का हिस्सा है। तो ऐसे करके हमें सोच समझ के इसका जवाब देना होगा। अगला बिंदु है सरल पर्यावरण पाठ्यक्रम अनुसार कक्षा 3 से लेकर कक्षा 5 तक की जो पाठ्य पुस्तकों के तथ्य हैं वो निकाले हैं। इसमें से ये तथ्य जो निकाले गए हैं, कुछ तथ्यों को आप पहले डिस्कस कर चुके हैं। चूंकि कक्षा 3 से लेकर कक्षा 5 की जो एनसीईआरटी बुक है उनमें से तथ्यों को निकाला गया है, और इनमें से बहुत सारे तथ्य हैं वो सीधे सीधे परीक्षा में पूछे भी गए हैं। तो इसीलिए ये हमारे लिए बहुत ही खास तथ्य है। तो आइए उनकी फटाफट से हम लोग चर्चा कर लेते हैं। ज्यादा बड़ा डिस्कशन नहीं है, बस हमें पॉइंट टू पॉइंट चर्चा करनी है। समझ चुके हैं, और जो नीचे कोई भी अगर ऐसा तथ्य आता है जिसको हम पहले डिस्कस नहीं किए हैं तो उसको हम डिस्कस भी कर लेंगे। जैसे पहला है पर्यावरण शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, ये हम पढ़ चुके हैं। परिधन, आवरण, पर्यावरण जो हमें चारों ओर से घेरे हुए हैं। ऐसे ही दूसरा, वह संपूर्ण वातावरण जिसमें सभी जीवधारी जीवित रहते हैं तथा विकास करते हैं उसे हम पर्यावरण कहते हैं। ऐसे ही किसी व्यक्ति के आसपास और चारों ओर जो कुछ भी है वो उसका पर्यावरण है, वातावरण है। वे सभी वस्तुएं जो किसी स्थान विशेष के चारों ओर होती हैं उसे उसका परिवेश कहते हैं, उसका पर्यावरण कहते हैं। अलग अलग स्थान क्षेत्रों का परिवेश अलग अलग होता है, स्थान बदलने पर परिवेश भी बदल जाता है, तो इसे परिवेश कहते हैं। हर क्षेत्र की अपनी स्थानीय भौतिक विशेषताएं होती हैं। परिवेश में स्थानीय परिवर्तन आते हैं जो 2 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक परिवर्तन और मानव निर्मित परिवर्तन। तो परिवेश हमारे 2 प्रकार के परिवर्तन हैं। जैसे मान लीजिए आपने अपने घर को मॉडिफाई करवा दिया है तो वो मानव निर्मित परिवर्तन है। घर को दूसरा घर बना दिया है, घर के ऊपर घर बना दिया है, ये मानव निर्मित परिवर्तन। आपने सड़क बना दी है, आपने नाली बना दी है, ये आपने अपने आसपास पेड़ पौधे लगा लिए हैं, आपने वाटर टैंक बना लिया है, तो ये जो परिवर्तन है वो मानव निर्मित परिवर्तन है। और तूफान आ रहा है, बाढ़ आ रही है, प्राकृतिक पर्यावरण के हिस्से हैं, ये प्राकृतिक बदलाव है, मौसम बदल रहे हैं, सीजन बदल रहे हैं, ठंड गर्म हो रही है, ये सब प्राकृतिक हैं। तो ये हमारे परिवेश में परिवर्तन आते हैं 2 प्रकार के, प्राकृतिक और मानव निर्मित। वे परिवर्तन जो अपने आप होते हैं उन्हें प्राकृतिक परिवर्तन कहते हैं, जैसे ऋतुओं का बदलना। वे परिवर्तन जो मनुष्य के द्वारा होते हैं वो मानव निर्मित परिवर्तन होते हैं, जैसे भवन बनाना, सड़क बनाना आदि आदि। सजीव और निर्जीव, सजीव को हम जैविक घटक और निर्जीव को हम अजैविक घटक कहते हैं। बायोटिक कंपोनेंट्स और एबायोटिक कंपोनेंट्स, हमारे जीवन में हमारे आसपास में 2 ही घटक हैं, या तो वो जीवित घटक है या फिर अजीवित घटक है, और इन दोनों घटकों से ही मिलकर पूरा पर्यावरण बना है। हमारे चारों ओर और जैविक और अजैविक घटकों से मिलकर जो परिवेश बनता है उसे हम पर्यावरण कहते हैं। जैसे मैंने अभी कहा कि पर्यावरण में 2 ही हिस्से हैं, जैविक या अजैविक, तो उनसे मिलकर हमारा पर्यावरण बनता है। सूर्य का प्रकाश, मिट्टी, जल, वायु आदि सब निर्जीव हैं, पर्यावरण का हिस्सा है। पर याद रखना, निर्जीव जो घटक हैं, ये बायोटिक जो कंपोनेंट्स हैं, उनके बिना हमारा जीवन संभव नहीं है। तो इसीलिए भले ही उनमें जीवन नहीं है पर जीवन के लिए वो बहुत जरूरी है। तो यानी इस पर्यावरण में अगर हम देखें तो जैविक और अजैविक घटक के बीच में इतना गहरा संबंध है कि अजैविक के बिना जैविक घटकों का होना संभव ही नहीं है। जैसे मान लीजिए ऑक्सीजन एक अजैविक घटक है, ऑक्सीजन के बिना क्या कोई जिंदा रह सकता है? नहीं रह सकता। इसका मतलब है कि अजैविक के बिना जैविक घटक का अस्तित्व संभव नहीं है। सजीव और निर्जीव के बीच में बहुत गहरा संबंध होता है। पौधे और जंतुओं में समानता होती है।
देखिए पौधे और जंतु दोनों ही जीवित हैं, जैविक घटक के हिस्से हैं। दोनों में बहुत सारी समानताएं होती हैं और बहुत सारी असमानताएं होती हैं। असमानताएं हम आसानी से देख सकते हैं कि पेड़ पौधे चल नहीं सकते, बोल नहीं सकते, बहुत सारे हैं, उनके थिंकिंग नहीं है, सोच नहीं है, विचार नहीं है, सारी चीजें हैं। लेकिन जंतुओं में ये सब चीजें होती हैं। लेकिन कुछ समानताएं होती हैं। जैसे क्या समानताएं होती हैं? दोनों ही की दोनों यानी पेड़ पौधे भी और जंतु भी जीवित रहने के लिए सांस लेते हैं, जीवित रहने के लिए भोजन का ग्रहण करते हैं, जल की आवश्यकता होती है, दोनों में श्वसन क्रिया होती है, दोनों में वृद्धि होती है, दोनों में वृद्धि होती है, दोनों में ही प्रजनन होता है, संतान दोनों में ही होती है। पेड़ पौधों में भी संतान है, जीव जंतुओं में भी संतान है, दोनों की वृद्धि होती है। छोटा पौधा होता है, बड़ा हो जाता है, छोटा बच्चा है, बड़ा हो जाता है, दोनों में समानता है। दोनों में श्वसन क्रिया होती है। श्वसन क्रिया ये नहीं है सांस ले रहे हैं छोड़ रहे हैं, ये श्वसन क्रिया नहीं होती है। श्वसन क्रिया होती है हमारी कोशिका के भीतर। हमारी कोशिका है, शरीर के प्रत्येक हिस्से में कोशिका है। शरीर में आप कहीं भी हाथ रखेंगे, ये पूरी की पूरी होल बॉडी, पूरी की पूरी हमारी बॉडी कोशिकाओं से मिलकर बनी है। और कोशिका के अंदर होता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हम जो ऑक्सीजन ले रहे हैं, ब्रीदिंग कर रहे हैं, सांस ले रहे हैं, उसके द्वारा जो ऑक्सीजन जा रही है वो हर एक माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाएगी और वहां पर ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया होगी, यानी श्वसन की क्रिया होगी। तो इसे ऑक्सी श्वसन या कोशिकीय श्वसन कह सकता हूं मैं। तो ये दोनों में होता है, पेड़ पौधों में भी होता है और जंतुओं में भी होता है। तो ये कुछ समानताएं होती है, बहुत इजीली आप बता सकते हैं। पौधे और जंतुओं में एक अंतर है कि गति नहीं है साहब। लेकिन ऐसा नहीं है कि पेड़ पौधों में किसी प्रकार की कोई गति नहीं है, ऐसा नहीं है। पेड़ पौधों में एक विशेष प्रकार की गति होती है, लेकिन आमतौर पर हम गति को कहते हैं, जब हम स्थान बदलते हैं तो उसको हम गति कहते हैं। लेकिन ऐसा पेड़ पौधों में नहीं होता, क्योंकि पेड़ पौधे अपनी स्वतः शक्ति से, स्वतः चाहने से अपना स्थान नहीं बदल सकते। उनमें जड़ होती है, वो जड़ होते हैं, एक स्थान पर स्थिर रहते हैं, लेकिन फिर भी उनमें गति होती है। जैसे छुई मुई का पौधा है, उसे आप छू लीजिए, उसकी पत्तियां नीचे जाएंगी और उसके बाद फिर ऊपर चली जाएंगी, तो कहीं ना कहीं पत्तियों में एक मूवमेंट हुआ। ऐसे सूर्यमुखी है, सूरजमुखी है, सनफ्लावर जैसे बोलते हैं, तो जिधर सूर्य होता है उधर वो ऐसे ऐसे मुड़ के चलता है, तो ये भी उसका एक मूवमेंट है। ऐसे ही जो पौधे होते हैं वो रोशनी जिधर ज्यादा होती है उधर झुके हुए होते हैं, तो कहीं ना कहीं उनका भी एक मूवमेंट होता है। पत्तियों का बंद होना, खुलना, बहुत सारे ऐसी वनस्पति हैं जिनमें ये देखा जा सकता है आसानी से। तो कहीं ना कहीं पेड़ पौधों में भी गति होती है, लेकिन उस प्रकार की भौतिक गति नहीं है जिस प्रकार से हम लोगों में एक स्थान बदलने की प्रवृत्ति के रूप में होती है। पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, वायु, जल और क्लोरोफिल की सहायता से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। प्रकाश संश्लेषण जिसे हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जो कि पेड़ पौधों के अंदर होती है। अगर ये प्रोसेस नहीं होगी तो वो अपना भोजन नहीं बनाएंगे, और वो अगर अपना भोजन नहीं बनाते हैं तो फिर हम लोग भी अपना भोजन प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो कुल मिला के पेड़ पौधों को भोजन बनाने के लिए क्या चाहिए? पेड़ पौधों को भोजन बनाने के लिए चाहिए प्रकाश, ताप, सूर्य का प्रकाश, है ना, सनलाइट। और क्या चाहिए हमको? कार्बन डाइऑक्साइड। हमारे लिए कार्बन डाइऑक्साइड जहर है। हम अपनी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड को एक वेस्टेज के रूप में बाहर निकालते हैं, लेकिन उस कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट्स ग्रहण करते हैं, उनके लिए जरूरी होता है। और ऐसे ही जल प्लांट्स ग्रहण करते हैं, तापमान प्लांट्स ग्रहण करते हैं, और इन तीनों की सहायता से एक क्रिया होती है जिसे हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। और इस प्रकाश संश्लेषण का रिजल्ट ये होता है कि उसमें बनता है आपका C6H12O6 और प्लस ऑक्सीजन प्लस जल, ये सारी चीजें बनती हैं, और ये हमारा भोजन है सबका। C6H12O6 ये हमारा भोजन है, जिसे कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। ऑक्सीजन हमारी प्राणवायु है जो पेड़ पौधों के द्वारा ही छोड़ी जाती है। तो इस प्रकार से ये जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है बेहद महत्वपूर्ण क्रिया है। आगे बढ़ते हैं। पौधे कैसे होते हैं? सजीव होते हैं। अगला पॉइंट है मानव शरीर की तरह पौधे में भी विभिन्न अंग होते हैं। बिल्कुल, जैसे हमारे पैर होते हैं, हाथ होते हैं, सर होता है, हमारे अंदरूनी हिस्सों में अंग होते हैं, लिवर होता है, किडनी होता है, इस प्रकार से
कोशिकाएं होती हैं, सारे अंग होते हैं। वैसे ही पेड़ पौधों में भी अंग होते हैं, जैसे जड़ होता है, तना होता है, पत्तियां होती हैं, फूल होते हैं, बीज होते हैं, फल होते हैं और बहुत सारी चीजें पेड़ पौधों में भी होती हैं। आगे हम इसकी चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर जड़ के बारे में तो आप जो पता ही है, जड़ जमीन के अंदर जाती है, तना जमीन के ऊपर रहता है। सामान्य सी परिभाषा यही है। उसमें कुछ अपवाद भी होते हैं, उनकी चर्चा हम आगे करेंगे। अब मैं जड़ के कामों की चर्चा करता हूं। जड़, किसी भी पेड़ पौधों में जड़ होती है। सामान्य तौर पर जितने भी पेड़ पौधे हैं, सामान्य तौर पर कह रहा हूं, उनमें जड़ होती है। ये सामान्य एक पेड़ पौधों का प्रकार है। लेकिन कुछ पेड़ पौधे ऐसे भी होते हैं जिनमें जड़ें नहीं होती हैं, जड़ विहीन होते हैं। उनकी चर्चा हम बाद में करेंगे। पहले हम जड़ों के बारे में देख रहे हैं कि जड़ों का क्या काम होता है। जड़ जो है ना, जड़ जैसे हम कहते हैं रूट, जड़ रूट बोलते हैं, ठीक है। ये मान लीजिए प्लांट है और ये प्लांट की जड़ है। तो इस प्रकार से ये मिट्टी के अंदर ये जड़ रहती है, ठीक है। इस जड़ से क्या होता है, इस मृदा से वाटर यानी जल, H2O और भोजन, मिनरल्स इस मिट्टी के थ्रू इस प्लांट्स पे ऊपर जाते हैं। ये तना है और ये आपका लीव्स है, पत्तियां हैं। और यहां से पानी गया, यहां से भोजन गया और ये पूरे तने से होते हुए हर एक पत्ती तक पहुंचा। ये जड़ों का काम है, ये जड़ों का काम है। अब जड़ों में ये ले जाने वाले कौन होते हैं, तो आपने सुना होगा जाइलम, ऊतक होता है, फ्लोएम, ऊतक होता है। और इनके द्वारा जल, जाइलम के द्वारा जल, फ्लोएम के द्वारा जल और भोजन दोनों चीजें इस प्लांट से ऊपर ले जाई जाती हैं। तो जड़ों में होता है जाइलम और फ्लोएम, जिनके द्वारा भोजन और पानी इस पेड़ पौधों के ऊपर सिरे तक जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जाइलम क्या है, ऊतक है, ध्यान रखना, कनेक्टिंग ऊतक है, ये संयोजी ऊतक है। फ्लोएम क्या है, ऊतक है, टिश्यू है, कनेक्टिंग टिश्यू है, संयोजी ऊतक है। और ये दोनों ही हिस्से होते हैं इन जड़ों में। और जाइलम से जैसे हो गया जल, जाइलम से हमेशा जल ऊपर जाएगा और फ्लोएम से फूड और वाटर दोनों ऊपर जाते हैं। तो इस प्रकार से ये जड़ का मेन काम है। जड़ इसके अलावा और क्या काम करती है, भोजन पानी तो सप्लाई कर ही रही है। ध्यान रखना, पेड़ पौधे जमीन से सब कुछ ले रहे हैं, भोजन भी ले रहे हैं, अपना भोजन के लिए आवश्यक मिनरल्स ले रहे हैं, अपनी प्रक्रिया चलाने के लिए, क्रिया करने के लिए, और जल भी ले रहे हैं। इसके अलावा और जड़ें क्या करती हैं, कई बार जड़ें काम करती हैं भोजन संग्रह का। भोजन संग्रह का कार्य भी जड़ों के द्वारा किया जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर मूली है, गाजर है, शकरकंद है, सलजम है। इन पौधों की जड़ों को हम खाते हैं क्योंकि उसमें भोजन संग्रह रहता है ना। तो इसको याद रखना है, मूली है, गाजर है, शकरकंद है, सलजम है, ये सब जड़ों के प्रकार हैं और हम उसको भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। तो भोजन संग्रह भी होता है। ओके, नेक्स्ट है तना। तने का काम होता है इस वृक्ष को स्टेमिना देना, स्थिरता देना, उसको सादे रखना, ऊपर की ओर खड़े रखना, तने का काम है। तने पे ही बहुत सारी शाखाएं होती हैं, पत्तियां होती हैं, फूल फल आदि लगते हैं। तना पौधों को सीधा खड़ा रखता है। तना पत्ती द्वारा भोजन सभी भागों तक पहुंचाता है। इट इज द ट्रांसमीटर, एक तरह से ट्रांसमीटर है, ये ट्रांसफर कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, यहाँ से वहां, यहाँ से वहां, पूरी होल बॉडी में प्लांट्स की में अगर भोजन का डिस्ट्रीब्यूशन कहीं से होता है तो वो तने से होता है। तना, तने कई पेड़ पौधों के अलग अलग टाइप के होते हैं, किसी में छोटा तना है, किसी में बड़ा तना है, पर होता सभी में है। पुराने समय में पेड़ की छाल का उपयोग हम लिखने के लिए भी करते थे, है ना। आज बांस से हम लोग कागज बनाने लगे हैं, तो अब हम छाल पर नहीं लिखते, पहले छाल पर लिखा करते थे। कुछ तनों के उदाहरण हैं जो अपने आप में विशेष हैं, जैसे आलू है, अदरक है, गन्ना है। पौधे का तना होता है जिसमें पौधे का भोजन इकट्ठा होता है। क्लियर, ऐसे कुछ तने हैं जैसे अदरक है, हालांकि अदरक जमीन के भीतर होता है लेकिन फिर भी वो तना है। आलू जमीन के अंदर होता है फिर भी तना है।
गन्ना जमीन के अंदर जाता है, लगा रोपते हैं तो जमीन के भीतर रोपते हैं, वो भी एक तना है। एक्चुअली में तने की जो मेन पहचान है वो ये है कि तने के अंदर नोड होते हैं, इंटर नोड होते हैं। जैसे मान लीजिए नोड इंटर नोड ऐसे होता है, जैसे गन्ना आपने देखा होगा, ये देखिए इस प्रकार से गन्ने का आप स्वरूप देखेंगे, ये नोड है और ये इंटर नोड है। ओके, तो नोड इंटर नोड ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तने की पहचान है, तने में नोड इंटर नोड होते हैं, इसीलिए हम आलू अदरक गन्ना को पहचान लेते हैं कि ये तना है। चलिए, पत्तियां पौधे के लिए वायु का आदान प्रदान करती हैं। देखिए, पत्तियां बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है किसी भी प्लांट का। कैसे महत्वपूर्ण है, थोड़ा सा समझते हैं, हल्का हल्का सा हम लोग। जैसे ये कोई पत्ती हमने बना ली इस प्रकार से, ये देखिए, ये एक पत्ती है। इस पत्ती के अंदर छोटे छोटे छिद्र होते हैं, इनको बोलते हैं स्टोमेटा। ये स्टोमेटा जो होते हैं, इनके द्वारा ये पत्ती श्वसन करती है। इसी पत्ती के अंदर होता है क्लोरोफिल। और इसी पत्ती के अंदर होता है फोटोसिंथेसिस। है ना। तो ये पत्ती अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपका क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल की वजह से ही इसका जो रंग है वो हरा होता है, ये भी आप जानते हैं। इसे हिंदी में क्लोरोफिल को हरित लवक के नाम से भी जाना जाता है। सरसों, पालक, बथुआ, मेथी, चना आदि पत्तियों को तो हम खाने में उपयोग में लाते हैं। दक्षिण भारत में केले के पत्ते पर रखकर लोग भोजन करते हैं, सब आप लोग देखते रहते हैं। ऐसे ही फूल है। फूल का काम क्या होता है, फूल किसी भी प्लांट का एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग होता है। आइए जरा इसको समझते हैं। फूल किसी भी प्लांट का एक प्रजनन भाग है, यहां ही बीज और फलों का निर्माण होता है। इसीलिए फूल है वो प्रजनन भाग है पौधों का। तो इस प्रकार से फूल की संरचना को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। पहले हम इसको समझ लेते हैं। विभिन्न रंगों के फूल कीटों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। कीट पतंगे उड़कर और फूलों पर जाकर भंवरे जैसे बैठते हैं। फूल से फल और बीज बनता है, नॉर्मल सी बात है, हम सब जानते हैं। फूल पौधे का प्रजनन भाग होता है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। कुछ पौधों में समय समय पर, कुछ में सदैव फूल खिलते रहते हैं, है ना, कुछ में समय समय पर आता है। तो फूल में क्या होता है, पंखुड़ी होती है ना। आप उनको बाह्यदल के रूप में जानते हैं। फूलों के नीचे, फूलों में जैसे प्रजनन भाग बोल रहे हैं तो इसमें स्टिग्मा, इसमें हम आगे चर्चा इसकी विस्तार से करेंगे, तब आपको बताएंगे कि फूल की संरचना कैसी होती है। फिलहाल आप समझ लीजिए कि फूल किसी भी पौधे का एक प्रजनन भाग है, इसी में फल बनता है, इसी से आपके बीज बनते हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। फल का क्या काम होता है, फल बीजों की रक्षा करता है। फलों में पौधों का भोजन जमा होता है और उसको हम लोग खाते हैं। तो इस प्रकार से फल होते हैं। शाक, पौधे जिनका तना हरा होता है, कोमल होता है, उन्हें शाक कहते हैं। इनमें सब्जी बनाई जाती है। ऊंचाई कम होने से पालक है, गेहूं है, इनकी ऊंचाई कम होती है और साग सब्जी बनाने में ये काम आते हैं। झाड़ी, पौधे जिनका तना थोड़ा कठोर होता है, भूरे रंग का होता है, ज्यादा बड़ा तो नहीं होता है, कई शाखाएं वहां से निकली होती हैं, उससे हम कहते हैं झाड़ी। इसकी ऊंचाई मध्यम होती है, सामान्य, जैसे गुड़हल है, मेहंदी है, अनार है, बेरी है, सब झाड़ी है। वृक्ष, ये झाड़ी से बड़े होते हैं, इनका तना बड़ा होता है, इनकी जड़ें बड़ी होती हैं, इनकी पत्तियां, इनकी जो शाखाएं हैं वो बड़ी होती हैं, तो इनको हम लोग वृक्ष कहते हैं। तो जैसे
आम है, बरगद है, नीम है, वगैरह वगैरह। आरोही पौधे, आरोही पौधे बेल, आरोही, आरोही पौधे यानी बेल बोलते हैं इनको, है ना। यानी जो बेल है ना उस वो भी अपनी क्या है, पौधा है। बेल एक पौधा है, आरोही पौधा है। जैसे मटर है, सेम है, लौकी, गिलकी, ये सब बेल है। व्यक्ति के चारों ओर से ढकने वाला आवरण ही पर्यावरण कहलाता है। पर्यावरण में परिवार, मित्र, समाज सब कुछ आता है, ये तो कोई नई बात नहीं है। जैसे मैं बता रहा हूँ कि कक्षा 3 से लेकर कक्षा 5 की किताब में ये सब दिया है, इसीलिए रिपीट हो रहा है। आपको बार बार ये बताया जा रहा है कक्षा 3 से लेकर कक्षा 5 की बुक में क्या लिखा हुआ है। परिवार, परिवार क्या है? परिवार सबसे छोटी इकाई होती है। समाज शास्त्रियों का मत है कि परिवार समाज रूपी भवन के कोने का पत्थर है। बिल्कुल, सामाजिक संगठन की मौलिक इकाई परिवार है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, सामाजिक संगठन की मौलिक इकाई किसे कहते हैं? सामाजिक संगठन की मौलिक या बेसिक इकाई क्या है? तो आप बताइएगा, परिवार। क्योंकि सबसे पहले परिवार होता है, परिवार से फिर समाज बनता है, समाज से प्रदेश देश बनता है। तो परिवार का होना बहुत जरूरी है। परिवार मानव जाति के आत्म संरक्षण, वंशवर्धन और जाति जीवन की निरंतरता को बनाए रखने के लिए जरूरी होता है, प्रमुख साधन होता है। मैकाइवर और पेज, मैंने शुरुआत में मैकाइवर की परिभाषा बताई थी। मैकाइवर ने सबसे पहली बार पर्यावरण के बारे में बताए थे परिभाषा। कौन से पर्यावरण के बारे में बताई थी? भौतिक पर्यावरण के बारे में। मैकाइवर ने हमारे आसपास जितने भी भौतिक घटक हैं उनको भौतिक पर्यावरण का नाम दिया था। ये मैकाइवर ने ही भौतिक पर्यावरण का नाम लिया है, फिर से मैकाइवर का नाम आ गया है। और उस समय मैंने पेज का नाम लिया था कि पेज इनके बड़े अच्छे मित्र हैं, यहाँ पर पेज का नाम भी आ गया। इन दोनों का नाम एक साथ है, ये दोनों समाजशास्त्री हैं और विभिन्न विषयों में इन्होंने काम किया है। मैकाइवर और पेज ने समाजशास्त्र में इनका बहुत बड़ा योगदान है, इसीलिए मैकाइवर पेज को फिर से साथ में यहाँ डाला गया है। परिवार की, चूंकि परिवार समाज से जुड़ा हुआ है, तो मैकाइवर पेज का नाम अगर ना आए और परिवार की परिभाषा हम दे रहे हैं तो वो अधूरा होगा, क्योंकि इन्होंने सबसे बड़ा काम किया है परिवार समाज के ऊपर, समाजशास्त्र के ऊपर। तो मैकाइवर और पेज की परिभाषा है, परिवार पर्याप्त निश्चित यौन संबंध द्वारा परिभाषित एक ऐसा समूह है जो बच्चों के जनन एवं पालन पोषण की व्यवस्था करता है। परिवार, परिवार का वर्गीकरण देख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। परिवार का वर्गीकरण, हम सब इससे परिचित हैं क्योंकि हम परिवार का हिस्सा हैं, तभी हम किसी समाज का हिस्सा हैं। तो परिवार का वर्गीकरण अगर हम देखें तो आप देखिए, एकल परिवार, एकल परिवार, ठीक है, संयुक्त परिवार, दूसरा है आपका संयुक्त परिवार। एकल परिवार में कौन आएगा, संयुक्त परिवार में कौन आएगा, किसकी क्या अहमियत है, किसका क्या महत्व है, ये तो हम समझेंगे ही। एकल परिवार में कौन आते हैं? देखिए, पति, पत्नी और अविवाहित बच्चे। इसमें अविवाहित बच्चे में लड़का हो सकता है और लड़की भी हो सकती है। बस ये एकल परिवार है, छोटी सी परिभाषा है। एकल परिवार को हमेशा याद रखना है आपको, ये है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। एकल परिवार में पति पत्नी है, माता पिता कह सकते हैं आप, माता पिता यानी पति पत्नी और उनके अविवाहित बच्चे, दोनों ही, लड़का और लड़की, ये एकल परिवार है। और इसमें अगर मान लीजिए लड़के का विवाह हो गया तो ये एकल परिवार से अलग हो जाएगा, लड़की का विवाह हो गया तो ये एकल परिवार से अलग हो जाएगी। एकल परिवार में सिर्फ ये है। संयुक्त परिवार में कौन आएगा? देखिए, संयुक्त परिवार में आप शुरू कर दीजिए, दादा दादी, ठीक है, माता
पिता, ठीक है। ताऊ ताई, चाचा चाची। इसमें विवाहित लड़के आएंगे, ये अविवाहित लड़की मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें जो खास बात है, विवाहित लड़के, विवाहित लड़के, क्लियर। लेकिन अविवाहित लड़कियां कौन आएगी इसमें? अविवाहित लड़कियां। विवाहित लड़कियां इसमें नहीं आती। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एकल परिवार में भी अविवाहित लड़की आती हैं, संयुक्त परिवार में भी अविवाहित लड़की आती हैं। ये कॉमन पॉइंट है। विवाहित लड़की न इस परिवार का हिस्सा होती है, न वो इस परिवार का हिस्सा होती है। ये एक पॉइंट है जिसे हम अपने दिमाग में रख सकते हैं। बाकी तो आप सब जानते हैं, बहू नाती पत्ती सब ये संयुक्त परिवार में आते हैं। लड़कियां अविवाहित होती हैं, हमेशा याद रखना। लड़कियां अनमैरिड होती हैं, वो इनका हिस्सा है। मैरिड लड़की किसी दूसरे परिवार का हिस्सा बनेंगे, इस परिवार का हिस्सा नहीं बनेंगे। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। सर्वाधिक आयु श्रेणी वाला परिवार का मुखिया होता है। बिल्कुल, संयुक्त परिवार का मुखिया कौन होता है? जो सबसे उम्र में बड़ा होता है। तो दादाजी बड़े होते हैं, सबसे बड़े होते हैं, तो दादा उसके मुखिया होते हैं। इसमें तो इनमें से कोई भी मुखिया हो सकता है, मुखिया की कोई भूमिका होती नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर मुखिया की भूमिका होती है क्योंकि वो मालिक होता है। अब इसमें अगर ये परिवार टूटने लगता है, संयुक्त परिवार के टूटने से ही एकल परिवार बनते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि प्राचीन भारत में संयुक्त परिवार की ही अवधारणा थी, लेकिन जैसे जैसे संयुक्त परिवार बड़े होते गए, बहुत बड़े होते गए, तो वो टूटते चले गए और उनके टूटने से ही एकल परिवार का निर्माण हुआ है। उनका अस्तित्व संयुक्त परिवार से ही आया है, ठीक है। तो संयुक्त परिवार का छोटा सा रूप है एकल परिवार। याद रखना, संयुक्त परिवार से बना है एकल परिवार, टूटने से, इसको याद रखना है। अब इनकी विशेषताएं हैं। देखिए, दोनों प्रकार के जो परिवार हैं, चाहे वो संयुक्त परिवार है चाहे वो एकल परिवार है, दोनों की अपनी कुछ विशेषताएं होती हैं। क्या विशेषताएं होती हैं? आइए जरा इसको समझते हैं। एकल परिवार और संयुक्त परिवार में से हम संयुक्त परिवार को समझ लेते हैं। संयुक्त परिवार के लाभ क्या है? देखिए, संयुक्त परिवार का पहला लाभ है कार्य विभाजन। काम का विभाजन हो जाता है। यहां इसमें किसी एक व्यक्ति पर काम का दबाव नहीं होता, उसमें हर व्यक्ति को काम बांट दिया जाता है। तुम्हारा काम ये है, तुम्हारा काम ये है, आपको वही काम करना है और कोई काम करना ही नहीं है। इसका मतलब है कि एक व्यक्ति पे सारे काम का बर्डन नहीं होता। जैसे मान लीजिए घर में एक व्यक्ति है और उसका काम है कि आप लोग घर में पानी की व्यवस्था करोगे, तो वो सदस्य पानी के लिए रेस्पॉन्सिबल है, पानी की व्यवस्था करेगा, जल की व्यवस्था करेगा। एक की जिम्मेदारी है कि आप फसल का काम करेंगे तो फसल का काम करेगा। एक का काम है कि आप पशुओं के लिए काम करेंगे, वो पशुओं का काम करेगा। एक का काम है कि आप मार्केट जाएंगे तो मार्केट जाने का काम करेगा। तो काम का विभाजन है। तो इसमें बड़ी सुविधा होती है कि काम का विभाजन होता है। एक बात। दूसरी बात, सबसे अच्छा गुण है इस संयुक्त परिवार का कि इस परिवार, संयुक्त परिवार में एक आदर्श नागरिक बनाए जा सकते हैं। आदर्श नागरिक बच्चों को बनाया जाता है। आदर्श गुण उनके अंदर आ जाते हैं। कैसे आ जाते हैं? क्योंकि इस संयुक्त परिवार में जब कोई बालक पैदा या बालिका पैदा होती है तो उन्हें मान सम्मान सिखाया जाता है, आदर सम्मान सिखाया जाता है, तमीज सिखाई जाती है। जैसे मान लीजिए दादा दादी है तो अपने नाती हैं, अपने बच्चे हैं, उनको बोलेंगे ये चाचा है पैर छुओ, ये चाची है इनके पैर छुओ, ताई है पैर छुओ, बड़े हैं फूफा है बुआ है वगैरह वगैरह। तो ये क्या है, यहाँ पर एक नैतिक गुणों का विकास होता है, एक आदर्श नागरिक बनता है। कौन हमारा आदर योग्य है, कैसे हमें उसका आदर करना चाहिए, कैसे हमें अपने से बड़ों की बात माननी चाहिए, कैसे अपने से बड़ों की बात हम लोग मान के और उसको अनुसरण करें, कैसे हम अपने से बड़ों का सम्मान करें, कैसे उनसे बातचीत करें। जैसे आप बड़े अपने घर में बड़े बच्चा है कोई और ऊंचे स्वर में बात करता है तो तुरंत जो बड़े होते हैं वो उसको समझाते नहीं बेटा ऊंचे स्वर में बात नहीं करती, आपसे बड़े हैं, बड़ों से ऐसे बात नहीं की जाती। तो ये एक आदर्श नागरिक का गुण पैदा होता है संयुक्त परिवार में।
लेकिन जब हम गुणों की बात कर रहे हैं तो कुछ कमियां भी होती हैं। कमियां तो सबसे बड़ा है कि जो संयुक्त परिवार की जो कमी है जिसकी वजह से ये टूटता है, तो वो है महिलाओं की दुर्गति होना, स्त्रियों की दुर्गति होती है। क्योंकि स्त्रियों की इच्छाओं के अनुसार इसमें काम नहीं होता है, कलह होती है काम को लेकर, आपस में कुछ कंपटीशन के भाव आ जाते हैं, तो उसमें फिर झगड़े होते हैं। तो आपसी जो कलह है, स्त्रियों की दुर्दशा ये है कि भैया मालिक दादाजी हैं तो बाजार तो दादाजी जाएंगे, घर की महिला नहीं जा सकती। अब वो दादाजी आपके लिए या घर की महिलाओं के लिए सामान खरीद के लाएंगे, तो उनको जो पसंद है वो आपको पहनना पड़ेगा, वो आपको खाना पड़ेगा। वो जहां आपको आगे करेंगे वहां आप जा सकते हैं, जहां वो नहीं कहेंगे वहां आप जा नहीं सकते। तो ऐसे उनकी इच्छाओं का दमन होता है। तो ये दुर्दशा है। आपसी परिवार बढ़ेगा तो आपसी झगड़े होते हैं, क्योंकि इस परिवार में सभी एक विचार के होंगे ये कोई जरूरी नहीं है। कोई अच्छा भी हो सकता है, कोई दंडी भी हो सकता है, और आपसी विचार मेल नहीं खाएंगे तो फिर क्या होगा, आपसी लड़ाई झगड़े होंगे। एक और बात है, यहाँ श्रम विभाजन होता है, अच्छी बात है, लेकिन इसमें कोई एक दूसरे को अप्रिशिएट नहीं करते। मान लीजिए श्रम विभाजन या कोई बहुत अच्छा काम कर रहा है तो उसको भी लोग अप्रिशिएट नहीं करते हैं। ये बोलते हैं उसका तो काम ही है, वो करेगा ही करेगा, उसको क्या उत्साहवर्धन करना है, क्यों हम उसकी तारीफ करें। तो एक्चुअली में तारीफ हर प्राणी चाहता है, पर यहाँ पर तारीफ का अभाव होता है तो उससे भी कलह होती है। तो और फिर ऐसा है कि ये जो बच्चे होते हैं, नाती पोती होते हैं, इनके बहुत बड़ा परिवार हो जाता है। तो एक बच्चा ऐसा होता है जिसमें डॉक्टर बनने का टैलेंट है, एक बच्चा ऐसा है जिसमें इंजीनियर बनने का टैलेंट है, एक बच्चा है जिसमें वैज्ञानिक बनने का टैलेंट है, भाई वो वैज्ञानिक बनना चाहता है। तो वहां पर सभी बच्चों को एक प्रकार से ट्रीट किया जाता है, क्योंकि भेदभाव हो जाएगा। अगर एक बच्चे को अलग तरीके से ट्रीट किया, दूसरे बच्चे को दूसरे तरीके से ट्रीट किया, तो फिर भेदभाव हो जाएगा, झगड़े होंगे। इसीलिए वो क्या करते हैं, जो मालिक होता है, कि घर के सारे बच्चों को एक तरीके से ही ट्रीटमेंट दिया जाता है, एक तरीके से उनका पालन पोषण किया जाएगा, एक तरीके से ही उनको शिक्षा दिलाई जाएगी। इससे उनका व्यक्तित्व का विकास रुक जाता है। तो ये जरूर इसमें थोड़ी सी कमियां होती हैं, क्योंकि हर एक बच्चे में एक टैलेंट होता है। कई बच्चे अच्छा पेंटिंग करते हैं तो वो पेंटर बन सकते हैं, बहुत अच्छे पेंटर बन सकते हैं, कोई डांसर बन सकता है, कोई सिंगर बन सकता है, कोई डॉक्टर बन सकता है। तो अलग अलग बच्चों में अलग अलग टैलेंट होता है, उसके अकॉर्डिंग हमें उसे शिक्षित करना चाहिए। पर संयुक्त परिवार में थोड़ी सी कमी होती है। तो ये हमने दोनों बातें देख ली, संयुक्त परिवार में अच्छाई भी है और बुराई भी है। ठीक इसी प्रकार से संयुक्त परिवार का ही एक छोटा सा रूप है एकल परिवार। एकल परिवार की विशेषता क्या है और कुछ कमियां हैं। वर्तमान में जनसंख्या की बढ़ती समस्या को देखा जाए तो एकल परिवार अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर जनसंख्या थोड़ी सी कंट्रोल होती है। और दूसरी बात, ये परिवार बहुत बड़ा होता है तो इसका टूटना एकदम लाजमी होता है, एकल परिवार बन जाता है। एकल परिवार में पति पत्नी अवैध बच्चे होते हैं, इनमें कुरीतियों का आगमन नहीं होता है, बिल्कुल अच्छा ही है। यहाँ कुरीतियां बहुत ज्यादा होती है, झाड़ फूक, दादा दादी विश्वास करते हैं पुराने जमाने के कि बुखार आ गया तो झड़वा लो, पीलिया हो गया तो झड़वा लो। लेकिन ये पढ़े लिखे अगर कपल हैं तो इन सब चीजों से ये दूर रहते हैं, झाड़ फूक, भूत प्रेत, पिशाच, मसान की कहानियों से दूर रहते हैं। तो ये अपना इनमें किसी प्रकार का कोई कुरीति, आलस्य वगैरह नहीं होता। आलस्य इसमें पता है, कई लोग आलस में पड़े रहेंगे, मैं क्यों करूं, भाई साहब करेंगे, मैं क्यों करूं, ताई करेंगे। इसमें आलस नहीं है। अगर पति को सुबह पानी भरना है तो पानी भरेगा, अगर पति को पत्नी को कोई काम करना है तो उसी को करना है, कोई और करने वाला है ही नहीं, सपोर्ट भी नहीं है। स्कूल जाना है, अपनी जॉब पर जाना है तो अपना काम पहले निपटाना है। तो आलस्य बिल्कुल नहीं होगा। कलह की संभावना कम होती है, कलह की संभावना यहाँ बहुत कम होती है। अगर संभावना कलह की हुई और कलह हुई तो यहाँ पूरा डिसकनेक्शन हो जाएगा, क्योंकि फिर इन्हें मनाने वाला, समझाने वाला इनमें से कोई नहीं होगा। दोनों हैं, दोनों अगर आपस में लड़ गए तो कोई समझाने वाला, इनको गाइड करने वाला कोई नहीं होगा, और तब वो कलह इनके परिवार टूटने की वजह बनेगी। यहाँ कलह होती रहती है, समझाते रहते हैं, चलता रहता है, पर यहाँ कलह की संभावना कम होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक दूसरे को सहन करना ही है, समझदार हो जाते हैं। एकल परिवार की सीमाएं हैं, कुछ कमियां हैं। क्या? संकट के समय, संकट की दृष्टि से देखें तो अनुपयुक्त होता है। पत्नी पत्नी के संबंध अगर टूट हो जाए तो परिवार पे संकट आ जाता है। दूसरा, काम का विभाजन होता नहीं है तो बहुत ज्यादा वो रहता है, बर्डन रहता है। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ बच्चों में जो एक आदर्श नागरिक बनने का गुण होना चाहिए वो यहाँ डेवलप नहीं हो पाता है। तो ये भी एक कमी हम एकल परिवार की बता सकते हैं।
तो इस प्रकार से दोनों ही संयुक्त परिवार, एकल परिवार आज भी अस्तित्व में है। और हमारा जो आदिवासी समाज है उसमें तो आज भी संयुक्त परिवार की कल्पना है, संयुक्त परिवार वहाँ पर होते हैं। और एकल परिवार हमारे बीच में संयुक्त परिवार, दोनों प्रकार के परिवार और दोनों की ही कुछ अच्छाइयाँ हैं, कुछ बुराइयाँ हैं, उनको हमें ध्यान में रखना है परीक्षा की दृष्टि से। तो आज के लिए हम इतनी चर्चा करेंगे, कल हम आगे की चर्चा इसमें फिर आगे करेंगे।